नमस्कार साथियों, मैं सचिन गुप्ता आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग निबंध के बारे में कुछ टॉपर्स की कॉपियों को देखेंगे, जिससे आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं जिनमें निबंध की मुख्य भूमिका रहती है उसके संबंध में आपको अति महत्वपूर्ण रूप से सहायता प्राप्त हो सके, जिसमें यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी तथा अन्य कोई भी एग्ज़ाम जिसमें निबंध मुख्य रूप से शामिल है, उस सभी के लिए यह श्रृंखला आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और हम आपके लिए ऐसे ही विभिन्न टॉपरों के निबंध लाते रहेंगे, इसलिए आपसे उम्मीद है इस श्रृंखला के साथ हमारे साथ जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें। धन्यवाद। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज हम लोग जितेंद्र कुमावत सर का निबंध को देखेंगे, जिन्होंने विजन IAS में इस निबंध को लिखा है। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं इन्होंने सर ने कैसे लिखा है। तो सर का है निबंध, इन्होंने एक कोटेशन से शुरुआत की है। विश्व को एक साथ मिलकर कार्य करना सीखना होगा, अन्यथा यह कार्य ही नहीं होगा। आप समझ रहे हैं ना। इन्होंने अपने निबंध को सबसे पहले एक शुरुआत की है एक कोटेशन के द्वारा, और कोटेशन क्या है बच्चों? विश्व को एक साथ मिलकर कार्य करना सीखना होगा, अन्यथा कार्य ही नहीं होगा। तो ये आपका निबंध है, सवाल नंबर पहला वाला, उसी को इन्होंने यहाँ पे लिख दिया जिससे हमको पता चल सके। ठीक है बच्चों, सॉरी कोटेशन नहीं था, इन्होंने निबंध का शीर्षक लिखा है ये वाला। और चलिए शुरुआत करते हैं। तो इन्होंने एक स्टोरी लिखी है, और स्टोरी क्या है चलिए हम लोग पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं कि इन्होंने किस तरह निबंध को लिखा है। अफ्रीका के एक विद्यालय में एक मानव वैज्ञानिक ने सामाजिक परीक्षण के उद्देश्य से 2 टीमें बनाई और उन्हें कहा कि आपको दौड़ते हुए सामने स्थित पेड़ के नीचे रखी मिठाइयाँ लेनी है, जो जितनी लेगा वह उतनी उसकी हो जाएगी। ठीक है बच्चों। तो आगे क्या लिखा है इन्होंने? प्रतिस्पर्धा की घंटी बजती है और प्रथम टीम के खिलाड़ी अपनी पूरी जान लगाने के लिए दौड़ते हैं तथा आपस में लड़ झगड़ कर कुछ मिठाइयाँ लेने में सफल होते हैं। और इसी पूरे परिदृश्य में कुछ खिलाड़ियों को ना तो मिठाइयाँ मिली, बल्कि उन्हें आपसी झगड़े की वजह से चोट भी लगी। वहीं दूसरी टीम के खिलाड़ियों ने आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ा और आराम से मिठाइयों तक पहुँचते हुए सबने समान रूप से मिठाइयाँ बाँटकर आपस में सामूहिक आनंद लिया। जब दूसरी टीम के खिलाड़ियों को ऐसा करने का कारण पूछा गया तो उनका जवाब आया उम्बटू, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मैं ही क्योंकि हम हैं। उपरोक्त कहानी से यह हमें बताती है कि जो बच्चे अलग अलग होकर चले वे न केवल असफल हुए बल्कि उन्हें पीड़ा भी हुई, बल्कि जो बच्चे साथ साथ चले उन्होंने सामूहिक आनंद लिया। एक कहानी हमें बताती है कि दूसरी टीम के बच्चों की तरह हमें भी विश्व के स्तर पर भी दूसरी टीमों की तरह चलने की आवश्यकता है। तो इन्होंने पूरे निबंध को एक कहानी के माध्यम से जोड़ दिया। समझ रहे हैं ना आप। इन्होंने जो पूरी स्टोरी बताई थी इसका कारण क्या था? इसको निबंध को इस निबंध के इस शीर्षक से इस स्टोरी को जोड़ना। सर ने स्टोरी को इस शीर्षक के माध्यम से जोड़ दिया। समझ रहे हैं ना आप लोग। चलिए आप लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं सर ने आगे क्या लिखा है। सर ने आगे लिखा है हमें वैज्ञानिक स्तर पर जो टीम बनाकर कार्य करना होगा, अन्यथा वह कार्य ही नहीं होगा। ये निबंध का है, जो उन्होंने लाइन लिखी थी उसी को दोबारा यहाँ पे लिखा है, जिससे लगे कि हम लोग निबंध से अभी भी जुड़े हुए हैं, अलग नहीं लिख रहे हैं निबंध से। यदि इतिहास के पन्ने पलटकर देखें तो हम पाते हैं कि जो समाज या देश दूसरे का हाथ पकड़कर चले वे सफल हुए, जबकि अन्य देश जो स्वार्थ, लिप्सा जैसे कुछ तुच्छ मूल्यों के अधीन रहे वे अन्यथा एक भयावह अंत की शिकार हुए। क्लियर हुआ बच्चों। तो उन्होंने एक राइटर हैं थॉमस हॉब्स, उनके यहाँ पे उदाहरण दिया है। उनकी पुस्तक का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, मतलब उनका एक थ्योरी है उन्होंने लिखा है, उसी के बारे में उन्होंने यहाँ पे कोट किया है। क्या लिखा है के अनुसार सभ्यता के आरंभ से पूर्व तक प्रत्येक मनुष्य अन्य मनुष्यों का दुश्मन था और चारों तरफ अविश्वास तथा अराजकता का माहौल फैला हुआ था। ऐसे में कोई भी समाज प्रगति नहीं कर पाता। इसलिए समाज के कुछ प्रबुद्ध व्यक्तियों ने आपसी सहमति से तय किया कि सामाजिक संरचना कैसे होगी, किस व्यक्ति के क्या अधिकार होंगे तथा कौन से कर्तव्य होंगे। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है थॉमस हॉब्स की, उसी के बारे में इन्होंने लिखा है। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। जब यह व्यवस्था बनी तो समाज में शांति की स्थापना हुई और समाज प्रगति करने लगा। अब न केवल मनुष्य में सामाजिक आर्थिक विकास हुआ, बल्कि वह मनोवैज्ञानिक रूप से सुदृढ़ स्थिति में पहुंच गया। आप समझ रहे हैं ना ये क्यों लिखा गया पूरा? क्योंकि कह रहे थे कि विकास के लिए सभी मनुष्यों को एक साथ कार्य करना होगा, और इसीलिए इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का एग्जाम्पल दिया है। ठीक है। कालांतर में लगभग सभी कालों, देशों तथा परिस्थितियों में लोगों ने ऐसा ही किया और आगे भी बढ़ते गए।
वर्तमान समय में भी हमें कुछ ऐसे ही पैरा चेंज किया है। और वृक्ष की ज़रूरत है जहाँ जहाँ सब एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करें ताकि सर्वांगीण विकास हो सके। इसके लिए राष्ट्रकवि मैथिली गुप्त सरल गुप्त जी ने लिखा है। क्या लिखा है बच्चों? उन्होंने लिखा है कि सब साथ साथ हिल मिल कर चलो, यात्रा सुखद होगी तभी। ये यहाँ पे उनकी एक कविता है, उसको लिखा है। और हम लोग आगे देखते हैं क्या लिखा गया है प्रसाद ने। सर्वप्रथम हमें यह जानने की आवश्यकता है कि एक साथ मिलकर चलने का तात्पर्य क्या है। निबंध को इन्होंने तोड़ा है और उसकी पहली लाइन जो है उसको यहाँ पे लिखा है। सामान्यतः किसी भी ठीक ठाक मानसिक चेतना वाले व्यक्ति से पूछे तो इसका सरल शब्दों में उत्तर होगा, सबका साथ सबका विकास। क्लियर हुआ बच्चों? और इन्होंने अंडरलाइन किया, यानी महत्वपूर्ण जो लाइन है उसको अंडरलाइन करना आवश्यक है, जिससे पता चले कि हमने कुछ अच्छी पंक्तियाँ लिखी हैं और वो एग्जामिनर को सीधा अट्रैक्ट करे। ठीक है, अर्थात जब सब एक साथ मिलकर चलेंगे तभी हमारा विकास होगा। हमें अपने स्वार्थों को त्याग कर विश्व कल्याण व मानव कल्याण के लिए कार्य करना होगा। साथ मिलकर चलने का अन्य तात्पर्य सहचर्य की भावना है, यहाँ पे भी अंडरलाइन किया गया है, देख रहे हैं ना आप लोग। जिससे प्रत्येक व्यक्ति आपसी भाईचारा तथा बंधुत्व की भावना से प्रेरित हो। यहाँ पे पैरा चेंज किया है और आगे लिखा है, अब हम तथ्य पर गौर करते हैं कि आखिर साथ मिलकर चलने की आवश्यकता क्यों है। सवाल दोबारा उठाया इन्होंने, सवाल में निबंध को लिखा है, सवाल पूछ के। हम सबने बचपन से ही माता पिता व पुत्रों की कहानी सुनी है, जिनमें पिता सर्वप्रथम अपने पुत्रों को एक लकड़ी तोड़ने को कहता है और पुत्रों से आसानी से तोड़ देता है। वह अपने पुत्रों से 2 लकड़ियाँ एक साथ तोड़ने को कहता है और कुछ बल लगाने के बाद पुत्र उसे भी तोड़ देते हैं। अंततः वह अपने पुत्र को संपूर्ण गट्ठा तोड़ने को कहता है और सभी पुत्र ऐसा करने में नाकाम रहते हैं। दरअसल उपरोक्त कहानी बताती है कि शक्ति में एकता है। इस लाइन को उन्होंने दोबारा अंडरलाइन किया है। यदि संपूर्ण विश्व एक साथ मिलकर कार्य करे तो सामूहिक विकास होगा, अन्यथा प्रत्येक लकड़ी की बात अलग अलग रहे तो हम आसानी से दूर जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या लिखा है इन्होंने। जहाँ संपूर्ण विश्व में अराजकता और भय का माहौल बना हुआ है, इस समय केवल एक साथ मिलकर ही हम विकास कर पाएंगे। यदि आज के विश्व में हम दृष्टिपात करें तो अलग अलग आयामों से अलग अलग दृष्टिकोण और भिन्नताएँ पाते हैं। अब इन्होंने इस निबंध को विभिन्न आयामों में तोड़ना शुरू किया। जैसे पॉलिटिकल आयाम क्या कहता है कि पॉलिटिकल आयाम की ओर गौर करें तो पाते हैं कि अलग अलग राजनीतिक व्यवस्थाएं, जैसे लोकतंत्र भारत और अमेरिका में, समाजवाद रूस और चीन में, राजतंत्र अरब देशों में इत्यादि में सब कुछ जगह जगह अराजकता, जैसे हालिया बांग्लादेश का उदाहरण, कुछ जगह युद्ध जैसे रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल हमास युद्ध आदि से संपूर्ण विश्व विचलित है। ऐसे में संपूर्ण विश्व की भू राजनीति इसी बात पर टिकी कि हम एक साथ मिलकर कार्य करें, जैसे G20 संयुक्त राष्ट्र मंच। ठीक है, इन सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं से कुछ ना कुछ न केवल मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, वरन मानव जीवन की गरिमा भी तार तार हो रही है। शब्दों का चयन देखिए कितने आराम सटीकता से किया गया है, एकदम बढ़िया शब्द सर ने यूज किए हैं। विश्लेषण की दूसरे आयाम, अब सोशल आयाम को देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है सर ने। सोशल आयाम में देखा कि देखें तो पाते हैं कि संपूर्ण विश्व में असमानता फैली हुई है। विश्व के पूंजीवादी स्वरूप में जहाँ एक और उच्चतम 10% अमीरों के पास लगभग 77% डाटा का यूज किया गया है, धन संपदा है, तो वहीं निचले 50% गरीबों के पास केवल 3% संपदा है। बेहतर डाटा का यूज है यहाँ पे। और आगे देखते हैं, यदि ऐसा ही रहा तो वह दिन दूर नहीं जब मार्क्सी बुर्जुआवादी तथा सरबराह की थ्योरी, यहाँ पे मार्क्स का इन्होंने उदाहरण दिया है और लिखा है उसके बारे में, मूर्त रूप ले लेगी और संपूर्ण विश्व में व्यवस्था फैल जाएगी। साथ ही विश्व में हो रहे सभी नारी अन्याय, दलित अन्याय, अश्वेत अन्याय, पशु अन्याय को दूर करने हेतु भी एक साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। आर्थिक आयाम देखते हैं हम लोग। अब आर्थिक आयाम को अभी इन्होंने लिखा है कि आज विश्व के बड़े देशों के बीच आर्थिक विस्पर्धा बनी हुई है, जहाँ एक ओर चीन और अमेरिका में आर्थिक युद्ध चल रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत जैसी अर्थव्यवस्थाएं एक नई आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रही हैं। इसमें प्रत्येक देश अपने आर्थिक हितों को अधिक महत्व दे रहा है, जो हमें कोविड-19 के दौरान सप्लाई चेन मैनेजमेंट के रूप में दिखाई देता है। दरअसल इन सभी आयामों एकमात्र कारण विश्लेषित किया जाए तो हम वैश्विक संघर्ष के पीछे एक ठोस वजह पर पहुँच सकते हैं।
यदि हम राष्ट्रकवि राम धारी सिंह दिनकर की भाषा में उनकी प्रसिद्ध कविता कुरुक्षेत्र की कुछ पंक्तियों को देखें तो ये सटीक बैठती हैं। तो मतलब मैंने रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियों को यहाँ पे कोट किया है। जब तक मनुज का सुख भाग नहीं सम होगा, समित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। ये कितनी सटीक पंक्तियाँ बैठ रही हैं। समित का मतलब होता है भाग नहीं सम होगा, मतलब सबके जब तक बराबर हिस्सा नहीं मिल जाएगा तब तक संघर्ष कम नहीं होगा। और इसी के बारे में सर ने यहाँ पे लिखा था कि विश्व में असमानता दिखाई पड़ती है। इसी से ये जो पंक्तियाँ एकदम सटीक बैठती हैं, जिससे हमारे निबंध में एकदम गहराई और साथ साथ एक शब्द को पढ़ने से एकदम अच्छा लगता है। चलिए आगे देखते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इस बिंदु पर ध्यान देने की आवश्यकता कि विश्व के एक साथ चलने का कार्य करने में परेशानियाँ क्या हैं। अब यहाँ सर ने हमें परेशानियों की बात की। हम कोशिश तो कर सकते हैं क्या क्या मिलेगा, पर अगर हम साथ चलें तो इसमें क्या परेशानियाँ हैं, साथ चलने में क्या क्या परेशानियाँ हो सकती हैं। तो कुछ प्रमुख परेशानियों में स्वयं को महाशक्ति समझना, मानवीय मूल्यों को भूलना या पतन, स्वार्थ लिप्सा, अन्य देशों पर प्रभुत्व संपन्न जमाना, चीन की 5 फिंगर नीति, प्रकृति का ध्वनीय मापन, उपभोक्तावादी मानसिकता जैसे नारी का बस्तीकरण, मत्स्य न्याय, कमजोर पर शक्तिशाली का शासन इत्यादि प्रमुख कारण हैं जो हमारे सहयोग में बाधा बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन इन सबसे बढ़कर एक कारण है वह मानवीय चेतना की मृत्यु। यहाँ पे सर ने कॉमा का यूज़ किया है, मानवीय चेतना की मृत्यु। औद्योगिक क्रांति 4.0 के ज़माने में इंसान की चेतना मर चुकी है और वह ना तो नैतिक मूल्यों को साथ दे रहा है, ना ही अनैतिक कार्यों की भर्त्सना कर रहा है। जैसे में यदि भाई यही चलता रहा तो बचा कुछ सामाजिक तनावाना भी दूर हो जाएगा और संपूर्ण मानवता शर्मसार हो जाएगी, जिसके लिए नवीन देवबंदी ने बहुत ही खूबसूरत कविता लिखी है। यहाँ पे तीसरी कविता है जो लिखी गई है। क्या लिखा है? चलते घर को देखने वालों, फूस का घर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। कल उसके कत्ल पे मैं चुप था, आज नंबर मेरा आया है, आज मेरे कत्ल पे आप चुप हो, अगला नंबर आपका है। क्या बेहतरीन पंक्तियाँ यहाँ पे लिखी गई हैं और ये निबंध को न केवल रोचक बनाती हैं बल्कि आपके निबंध के जो मार्क्स हैं उनको भी इम्प्रूव कर देती हैं ऐसी पंक्तियाँ। ठीक है, तो आपसे उम्मीद है कम से कम 3 से 4 कोटेशंस को एक निबंध में अवश्य लिखें। आगे देखते हैं। तो क्या हम ये मान लेना चाहिए कि वैश्विक व्यवस्था ऐसी चलती रहेगी और उसका कोई समाधान या उपाय नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। किसी महान शख्स ने कहा है, जहाँ है वहाँ रहा है। मतलब हम लोग पॉजिटिव निष्कर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं, हमको नेगेटिव नहीं होना है। यदि मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति से विश्वास कर ले कि उसे संपूर्ण विश्व को एकता के सूत्र में पिरोना है तो वह मुश्किल नहीं है। संपूर्ण विश्व एक साथ मिलकर कार्य करेंगे। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने संपूर्ण विश्व को अपने अहिंसा और सत्याग्रह जैसे उपायों से एक सूत्र में पिरो दिया, जिसका प्रयास न केवल भारत बल्कि अन्य देशों जैसे दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश इत्यादि में भी देखा गया। जिसके लिए कहना ना होगा कि चौथा है जो सर ने कोटेशन प्रयोग किया है, मैं तो अकेला ही चला था गालिब मंजिल, लोग जुड़ते गए कर्म बनता गया। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि सब मिलकर कार्य करेंगे तभी कर्म बन पाएगा, बशर्ते कोई सच्चा लीडर हो। वर्तमान संपूर्ण विश्व में ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिले हैं जो विश्व में एक साथ मिलकर कार्य करने हेतु न केवल प्रेरित बल्कि बाध्य भी करते हैं। जैसे भारत की अगुवाई में वैश्विक दक्षिण, संयुक्त राष्ट्र संघ, वैश्विक विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संघ, गुणनिरपेक्षता, पंचशील इत्यादि। पिछले कुछ समय में ऐसे अवांछनीय व अपरिहार्य घटनाएं हुई हैं जिन्होंने विश्व को ये टर्मोलॉजी देखी, कितनी बढ़िया टर्मोलॉजी यहाँ पे यूज़ की गई है। अवांछनीय, अपरिहार्य एक साथ मिलकर विवश किया है। जैसे कोविड महामारी के दौरान वैक्सीन मैत्री गावी की स्थापना, जलवायु परिवर्तन UNFCCC कॉप की परिकलम, वैश्विक मंदी के समय आर्थिक सहभागिता इत्यादि। संपूर्ण सार का ये हम लोग निष्कर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। संपूर्ण चर्चा का सार देखा जाए तो ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विश्व को एक साथ मिलकर कार्य करना सीखना होगा, अन्यथा यह कार्य नहीं होगा। क्योंकि यदि संपूर्ण विश्व में अलग अलग व्यक्तियों, समाजों या समुदायों की प्राथमिकताएँ अलग अलग हैं तो सबका ध्येय एक ही है और सब वह है मानव कल्याण। आज मानव कल्याण न मात्र आवश्यकता है बल्कि वैश्विक संतुलन की दिशा दिखाने के लिए अपरिहार्य भी है। जिसके लिए भारत की G20 की थीम वाली सोच, इसमें क्या है, अलग से दिखाई देने के लिए ब्लैक पेन का यूज़ किया गया है। वसुधैव कुटुम्बकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य आवश्यक है। साथ ही हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि सहकार से समृद्धि ही अंत्योदय जैसे लक्ष्यों को पूरा कर सकती है।
अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को समान अवसर तक गरिमा एवं सुविधा मिल सके। इसलिए अपने स्वार्थों को त्याग कर हमें अफ्रीकी विद्यालय उसी टीम के ध्येय अबंटू मैं हूँ क्योंकि हम मैं की विचारधारा से कार्य करना चाहिए, तभी संपूर्ण विश्व में शांति सद्भाव कायम होगा। कामायनी में जयशंकर प्रसाद लिखते हैं, ये लास्ट में इन्होंने कोटेशन से ही समाप्त किया है। क्या लिखा किया है? औरों को हंसते देखो, मनो हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को व्यवस्थित कर लो, सबको सुखी बनाओ। और यहाँ पे निबंध पूरा कंप्लीट हो गया। हम आपके लिए ऐसे निबंध लाते रहेंगे। आपसे उम्मीद है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको लगातार हमारे चैनल की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपके लिए हम निबंध लगातार लाते रहें। धन्यवाद।